उन्नयन कैसे हो, आर्थिक उन्नयन कैसे हो और सामाजिक उन्नयन कैसे हो, ये 3 बिंदुओं पर काम करने का विचार किया और उसी मार्फत RHRD के 2017 या 18 में यह पहला कार्यक्रम अखंडित बाड़मेर जिले के अंदर हुआ था। क्योंकि अभी बड़ोदरा जिला अलग से बन गया, लेकिन आज के कार्यक्रम के अंदर अभी जो राजकीय जिला बना है उस जिले में से धोरीमन्ना तहसील भी इसमें सम्मिलित है। क्योंकि RHRD का हमने जिला पहले से ही निर्धारित कर दिया था, जिसके अंदर गुड़ामालानी और धोरीमन्ना के साथ साथ में बड़ोदरा अभी जो राजकीय जिला है वो सारे का सारा भूखंड ये सीमांकन जो है वो इसके अंदर सम्मिलित है। शैक्षणिक उन्नयन के बारे में हमने सबने बात की और जिसका एक छोटी सी झलक मात्र हमको देखने को मिली कि अभी नव चयनित कर्मचारियों को सम्मानित करने की बारी आई तो यह पूरी की पूरी पंडाल के अंदर बैठे हुए जितने भी युवा दिख रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर पंक्ति के अंदर उपस्थित आए। जैसा कि अभी उद्घोषक महोदय धन्नाराम जी भाई साहब कह रहे थे कि किसी समय अकाल पड़ा रहता था और उंगलियों पर गिनने मात्र ऐसे कर्मचारी लोग हमको सुनने और देखने को और चर्चाओं के अंदर मिलते थे। आज लंबी कतार के अंदर ये खड़े हैं तो इस सब का श्रेय जो जाता है वो हमारे महापुरुषों को जाता है, अंबेडकर साहब को जाता है कि उन्होंने वो सारी व्यवस्था की। लेकिन जिस व्यक्ति ने जो व्यवस्था की है वो व्यवस्था इसलिए की कि कुछ ऐसे मापदंड है, मानदंड है जिनके कारण से हमारे भारत में निवास करने वाले भारतीय समुदाय के कुछ सहभाग कुछ चीजों से वंचित रहे हुए हैं, कुछ पीछे रहे हुए हैं, उनको दबाया गया है, उनको कुचला गया, उनकी जो प्रतिभाएं हैं उनको कभी आगे आने नहीं दिया। इसलिए उनको अच्छा सा मौका दिया जाए, इसलिए उसके अंदर हमारे संविधान में लिखने के दौरान उपबंध किया गया कि इनको विशेष कुछ प्रायोरिटी दी जाए, प्राथमिकता दी जाए, जिसका नाम आरक्षण है। और आरक्षण कोई खैरात नहीं है, हम सब लोग जानते हैं आरक्षण एक दायित्व है, एक प्रतिनिधित्व का दायित्व है। हम जिस कम्युनिटी से, जिस समुदाय से संबंध रख के उस समुदाय विशेष से, उस विभाग विशेष के अंदर सेवा करने के लिए आते हैं तो हमारा दायित्व रहता है कि हम अपने परिवार का भरण पोषण करने के साथ में संबंधित समुदाय, जाति, बिरादरी के लोगों के भी विकास के लिए हम कुछ काम करें, यह अपेक्षा है। इसलिए अधिकारियों की बात तो भारत के अंदर होती है, लेकिन दायित्वों की बातचीत, चर्चा बहुत कम होती है। इसलिए हमारा यह दायित्व बनता है कि जो भी नव चयनित कर्मचारी आज यहां सम्मानित होने के लिए आए हैं वे सब लोग अपने अपने इच्छा अनुसार या फिर RHRD के मार्फत अपनी स्वेच्छा से, अपनी प्रेरणा से काम करना चाहे तो ये 3 आयाम है जिन 3 आयामों के अंदर हमको आगे आने वाले समय में काम करना है। आरक्षण के नाम पर बहुत सारा देश के अंदर विश्व भला जा रहा है और जिनको आरक्षण दिया गया वो भी अपने आप के स्वाभिमान और अपने अंदर की योग्यता को कम कर आते हैं, इसलिए आरक्षण के भरोसे ही बैठते हैं। लेकिन आज बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं वंचित वर्ग से, SC और ST पे से निकल कर आती हैं जिनको की आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, यानी कि उनके अंक, उनकी योग्यता इतनी है कि वो सामान्य वर्ग से भी कंपटीशन करते हैं। ये महज 75 वर्ष के एक दिए हुए अवसर का परिणाम है और आगे आने वाले समय के अंदर हमारे अपने समाज के अंदर जो सक्षम हो गए हैं, जो योग्यताधारी हो गए हैं, जो साधन संपन्न हो गए हैं, जिनके पास में संसाधनों की कमी नहीं है, क्या स्वेच्छा से वो त्याग करने के लिए आगे आएंगे, ऐसी अपेक्षा है। लेकिन उसके लिए भी कोई कानून बनेगा, उस कानून के तहत सब चलकर काम कर सकते हैं। सरकार इसके ऊपर मंशा जाहिर की है और बहुत सारे समाजशास्त्री जो समाज के बारे में चिंता करते हैं वे लोग भी सरकारों को अपने सुझाव देते हैं। आज आरक्षण जो नहीं पा रहे हैं वो समुदाय आरक्षण वालों पे आक्षेप करते हैं, उनको किसी न किसी तरीके से नीचा दिखाने के लिए टोंट कसते हैं, छींटाकशी करते हैं।
लेकिन आज आरक्षण किसको प्राप्त नहीं है भाई? लगभग सब समुदाय के अंदर आरक्षण पाने की इच्छा है, पंक्ति के अंदर खड़े हैं। 50% आरक्षण सबको मिल गया, 50% पीछे रहा हुआ वो जो आरक्षण नहीं मिला है उनके लिए है। और जनसंख्या के अनुपात के अंदर हम देखते हैं तो पीछे बचे हुए 50% आरक्षण रहित कोटा, जो अघोषित कोटा है सबके लिए ओपन है, उसके अंदर कितने प्रतिशत लोग हैं? मुश्किल से 15 से 10%, और उन सब लोगों के लिए वो खाली है। इसलिए मैं सब लोगों को एक ही पहलू दिख रहा है, दूसरा पहलू नहीं दिख रहा है लोगों को, कि आप किसी पर कोई आक्षेप न करें। दूसरा, हम आरक्षण का लाभ लेकर और इस देश के विकास के लिए अलग अलग विभागों के अंदर काम करने के लिए जो अवसर प्राप्त करके आगे बढ़े हैं, हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो पुरोधा है, जो हमारे प्रेरणा स्रोत है, जिनकी बदौलत हमको ये उपबंध संविधान के अंदर दिया गया, उन्होंने कभी भी अपने जीवन के अंदर आरक्षण का लाभ नहीं लिया। बाबा साहब बिना आरक्षण के आज विश्व के सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में पहचाने जाते हैं, तो अपनी योग्यता के आधार पर। इसलिए ध्यान रखिए, आरक्षण का लाभ भले ही हम लेकर एक बार आगे बढ़ जाएं, लेकिन आखिरकार योग्यता की कसौटी पर हमको खरा उतरना पड़ेगा, अपने आप को साबित करना पड़ेगा। और हमारी प्रतिभाएं वो साबित कर रही है, देश के भीतर साबित कर रही है, और विदेशों में भी जहां भारतीय समुदाय रह रहे हैं वहां पर भी अपने आप को साबित कर रहे हैं। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र के रूप में सरकारी संस्थान गली गली, गांव गांव, ढाणी ढाणी और कुछ ढाणियां जहां पर कुछ परिवार रहते हैं, वहां पर प्राइमरी स्कूल, प्ले स्कूल जो शहरों के अंदर एक प्राइवेट सेक्टर के रूप में उभरे हुए हैं, उनका विकल्प आंगनवाड़ी, महावाड़ी ऐसे केंद्रों के रूप में विकसित हुए हैं। क्या हम अपने बच्चों को वहां भेजते हैं? 5 वर्ष से नीचे जो बच्चे हैं, बालक हैं, वो घर के अंदर कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन उनको आंगनबाड़ी भेजना पड़ेगा। किसकी जिम्मेदारी है, किसका दायित्व बनता है? ये घर के बड़े बुजुर्गों का दायित्व बनता है, माताओं और बहनों को दायित्व बनता है। हम मजदूर लोग सुबह उठकर शाम तक घर से निकल के काम के लिए चले जाते हैं, लेकिन अमावस्या या पूर्णिमा को जब हमारी छुट्टी होती है तो उस दिन तो रविवार नहीं होता, क्या स्कूल में जाकर हम अपने बच्चों के गुरुजनों से पूछते हैं कि हमारे बच्चे की स्थिति क्या है, पढ़ाई में कैसे? हम शिक्षा का राग अलापते रहते हैं, लेकिन क्या शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होगी? क्या सरकारी संस्थानों की दुर्गति होती जा रही है, जहां पर कि सबसे ज्यादा प्रशिक्षित तो अच्छे तरीके से योग्यताधारी शिक्षक वहां पर बैठे हैं, वहां पर हम नहीं भेज रहे हैं? किसकी कमी है? ये कमजोरी हमारे समाज की है, हमारे गांव की है। इसलिए जहां योग्यताधारी शिक्षक बैठे हैं, जो अच्छी तरीके से जो प्रशिक्षण प्राप्त है, जिनका राजकोष से उनको मानदेय दिया जाता है, उनके पास में हमको स्कूलों में उन बच्चों को भेजना चाहिए। हमारे आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता है, वो लगी हुई है, उनको पोषण भी दिया जा रहा है, बच्चे कुपोषित नहीं हो, शारीरिक रूप से पुष्ट हो, बच्चे की जब नींव बनती है, ये सब तरीके की योजना बनाकर काम सरकारें कर रही है, लेकिन अकेली सरकारों के भरोसे ये देश खड़ा हो नहीं सकता। इसलिए उनके साथ साथ में हमको पूर्ण के रूप में हमें अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए खड़ा रहना पड़ेगा, तभी हम शैक्षणिक रूप से हम उन्नयन प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक रूप से खड़ा होने के लिए हमको विचार करना पड़ेगा। जो वंचित वर्ग के लोग हैं, आज की स्थिति के अंदर अपने आप की ये जो दयनीय स्थिति बनी हुई है, जो निर्धन गिने जाते हैं, हम गरीब गिनते जाते हैं, उसके लिए कहीं कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। हम सब में से बहुत सारे लोग यहाँ पर अधिकारी बनकर बैठे हैं और सम्मानित होने के लिए यहाँ पर आए। उन सबके पारिवारिक परिस्थितियों को यदि देखा जाए तो उनके माता पिता मजदूरी करने वाले लोग रहे होंगे या होंगे, लेकिन उन्होंने मेहनत की है। एक एक अक्षर पढ़ने से बन जाओगे विद्वान, एक एक पैसा जोड़ने से बन जाओगे धनवान। ये कविता हमने बचपन में पढ़ी है,
लेकिन क्या एक एक पैसे की कीमत को हमने समझा? हमारे भारत के अंदर जो व्यापार करते हैं, जो उद्योगपति घराने हैं, उन घरानों के अंदर संस्कार, पैसे के महत्व को समझाया जाता है। हमने पैसे की महत्व नहीं समझा, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे परिवारों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई, हम निर्धन हो गए। लेकिन एक एक रुपया हम जोड़ेंगे और बचत करेंगे तो शिक्षा के लिए, हम अपने बच्चों के लिए, वो आवश्यकता पड़ने पर वही धन हम लगा सकते हैं। कहते हैं हमारे पास में पैसा नहीं है, लेकिन कितने लोग हैं जो अपने बच्चे की शिक्षा के लिए अपना नशा छोड़ रहे हैं? काल बाएं हो गई कुरीतियों को छोड़ने के लिए कितने लोग तैयार हैं? समाज की पताली पे हम बैठते हैं, अनेकों प्रकार के वो व्यसन है, नशे हैं, परोस दिए जाते हैं, लेकिन कोई खड़ा होकर ये नहीं कहता कि ये बंद कर दीजिए, हम ये नहीं खाएंगे, कोई अच्छी चीज लेके आ जाओ। अमन, दारू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, ये डोडे, ये सब चलते हैं। जिन रीतियों की आज कोई आवश्यकता नहीं है, जो काल बाह्य हो गई है, जिनकी कोई जरूरत नहीं है, उस रीतियों को देश, काल और परिस्थिति के अनुसार बदलना होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए ऐसी कुरीतियों को हमको मिटाना होगा। हमारी मातृशक्ति भी आज गांव ढाणियों के अंदर गुटखा खाने के लिए ऐसे तरसती रहती है, एक दूसरे को मनवार करती हुई दिखती है। मैं एक चिकित्सक हूं, इसलिए मेरे पास में भी ऐसे बहुत सारे, मुझे ताज्जुब होता है, आज से 40 साल पहले व्यसन किसी भी, यदि महिला या पुरुष में से देखा जाता था तो सिर्फ मात्र पुरुषों के अंदर वो व्यसन देखा जाता था। दुर्भाग्य आज ये है कि हमारी मातृशक्ति के अंदर भी वो व्यसन देखने को मिल रहा है। माँ जो कि संतान देती है, आगे आने वाली पीढ़ी को वो जन्म देती है, वो यदि उनका खान पान यदि अच्छा नहीं होगा तो वो संतति कैसे होगी? इसलिए बड़े बुजुर्ग जितने भी हमारे पिता तुल्य और जो हमारे दादा नाना की उम्र के हैं, उनका शारीरिक, उनका परिश्रम, उसकी बराबरी आज के युवा नहीं कर सकते, क्योंकि उनका खान पान अच्छा